हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग PGPCL 2015 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉन टेक्निकल का होता है और 75 क्वेश्चन टेक्निकल का होता है। इस वीडियो में मैं 40 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो इसलिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि आपको सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा है? तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स। देखिए, कन्वेंशनल सोर्स उसको बोलते हैं जिसका फिक्स्ड है नेचर में, जिसका एनर्जी, जिसका सोर्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन नेचर। ठीक है, मतलब ये कभी ना कभी नेचर से ख़त्म हो जाएगा और ये जो भी ये सोर्स है इससे हम लोग दोबारा एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ, नॉन रिन्यूएबल होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑयल, गैस, कोल, ये सब क्या है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी तरफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं और ये नेचर में कोई कमी नहीं है, इसके बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल हो गया, अमाउंट भी अच्छा अवेलेबल है और इसका एग्जाम्पल होता है सोलर हो गया, विंड हो गया, रेन्स, टाइड्स एंड वेव, जियोथर्मल हीट। ये सब क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये रिन्यूएबल होता है, मतलब इससे हम लोग बार बार, इस सोर्स से हम लोग बार बार एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन ये है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो नॉन कन्वेंशनल में अभी हमने देखा कि जियोथर्मल, ओशियन टाइड्स एंड वेव्स, ये क्या है, ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ वायर ऑन EHV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द लाइन अगेंस्ट। देखिए, अर्थ वायर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में प्रोवाइड किया जाता है, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? तो लाइटनिंग सर्ज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लाइटनिंग सर्ज से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर ट्रांसमिशन लाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन इज ट्रू। इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है? देखिए, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, ये एक रेसिप्रोकल का कंडीशन है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है, इसलिए आंसर तो ये ए हो जाएगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते रहते हैं रेसिप्रोकल और सिमेट्री का, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है, ये सिमेट्रिकल का कंडीशन है, सिमेट्रिकल, और ये है आपको रेसिप्रोकल का कंडीशन। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में अगर जेड पैरामीटर की बात करें तो Z11 इज इक्वल टू Z22 अगर होगा तो सिमेट्रिकल कहलाएगा, Y11 इक्वल टू Y22 होगा, सिमेट्रिकल होगा, H11 H22 माइनस H12 H21 इज इक्वल टू 1, ये H पैरामीटर का है, सिमेट्रिकल का कंडीशन। उसी तरह से अगर ट्रांसमिशन या ABCD पैरामीटर में अगर सिमेट्रिकल का कंडीशन चाहिए तो A इज इक्वल टू D होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से G11 इंटू G22 माइनस G21 इंटू G12 इज इक्वल टू 1, ये है आपका G पैरामीटर सिमेट्रिकल का कंडीशन। उसी तरह से रेसिप्रोकल का कंडीशन होता है। रेसिप्रोकल में अगर Z पैरामीटर की बात करें तो Z12 इज इक्वल टू Z21 होना चाहिए, Y12 इज इक्वल टू Y22 होता है, Y21 होता है सॉरी, H12 इज इक्वल टू माइनस H21। ठीक है, G12 इज इक्वल टू माइनस G21। और हम, मेरा क्वेश्चन जो ये पूछा गया है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, यही पूछा गया है और ये एक रेसिप्रोकल का कंडीशन है, ट्रांसमिशन पैरामीटर या ABCD पैरामीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम व्हेन। इंडक्टेंस कब मिनिमम होता है? तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln GMD अपॉन GMR। तो इंडक्टेंस मिनिमम करना है तो GMR को मैक्सिमम कर दीजिए,
GMD को मिनिमम कर दीजिए। GMR जब मैक्सिमम होगा इंक्रीज होगा, और GMD अगर डिक्रीज करेंगे तो हो जाएगा आपका L मिनिमम। मतलब GMD इज लो, GMR इज हाई, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन ए 50 किलोमीटर लॉन्ग पावर लाइन विल बी मॉडल्ड एज। देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में, जो हमेशा क्वेश्चन आते जाता है। देखिए, ये तीन होता है, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, एक मीडियम होता है, और एक होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इनका जो रेंज होता है वो रेंज होता है कि अगर डिस्टेंस 0 से लेके 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर के रेंज में है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में आएंगे। अगर 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक रहते हैं तो वो मीडियम में आते हैं, और अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा आते हैं, एल का वैल्यू 200 किलोमीटर से ज़्यादा, तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आता है। ठीक है, तो देखिए, अब अगर यहाँ पे क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज है तब, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो रेंज भी चेंज हो जाती है। जैसे कि देखिए, अगर हम एक साथ लेते हैं एल इंटू एफ लेते हैं, ठीक है, तो एल एफ का रेंज चेक करना पड़ता है। तो एल एफ का रेंज चेक करने के लिए हम 80 इंटू 50 करते हैं। अगर 80 किलोमीटर है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एल इंटू एफ, तो यहाँ पे आता है 4000 हर्ट्ज किलोमीटर। ठीक है, तो अगर 4000 से कम है एल एफ का वैल्यू, अगर 0 से लेके 4000 है तो ये क्या हो गया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर 4000 से एल एफ का वैल्यू 10,000 है तो ये मीडियम होगा, और अगर एल एफ का वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 है तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन आएगा। ठीक है, देखिए, और ये 10,000 कहाँ से आया, जब हम यहाँ पे 200 किलोमीटर लेते हैं तो 200 लाइन इंटू 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ये वाली चीज़ है, ये बहुत ही हर एग्जाम में आता रहता है। फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, इससे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे 500 फ्रीक्वेंसी है, 500 इंटू L50, मतलब ये कितने हो गए, ये 25,000 हो गए। 25,000 हो गया मतलब 10,000 से ज़्यादा हो गया एल एफ के वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग लाइन में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HVDC ट्रांसमिशन लाइन इज प्रिफर्ड टू EHVAC बिकॉज। देखिए, HVDC ट्रांसमिशन लाइन प्रीफर किया जाता है अगर ज़्यादा डिस्टेंस के लिए पावर ट्रांसमिट करना हो तो। ठीक है, तो उसका क्यों करते हैं ये हम बता देते हैं अभी आपको। यहाँ पे HVDC का जो है, इसमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पावर ट्रांसमिट करना हो तो HVDC प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत कम होता है। जैसे HVAC जो होता है, AC में कैपेसिटर वगैरह होता है, कैपेसिटर हो गया, इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। इसमें स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से रजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, इससे लॉसेस की इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ें HVDC में नहीं है, और ये इसीलिए जो कॉस्ट होता है ट्रांसमिशन का वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू AC। ठीक है, इसलिए अगर लॉसेस कम होता है तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी अच्छी होती है HVDC में। यही रीज़न है कि हम लोग HVDC प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू AC। अब एफिशिएंसी अच्छा होती है तो सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको HVDC को यूज करते हैं लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्ट appropriate operating speed in RPM of generator used in thermal, nuclear and hydro power plant would be respectively। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे कम RPM का जनरेटर यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 300 सबसे कम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर से थर्मल और न्यूक्लियर का लगभग एक ही RPM का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे 3000, इसलिए ऑप्शन देखने से ही इसको लग रहा है कि ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If X is the system reactance and R its resistance, the power transform is maximum when? तो देखिए पावर ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम तब होगा जब x इज इक्वल टू रूट थ्री आर होगा। ये होता है कंडीशन, x इज इक्वल टू रूट थ्री आर। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो हो, मतलब रिएक्टेंस नहीं हो, तो क्या पावर ट्रांसफर पॉसिबल होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं। पावर ट्रांसफर नहीं हो सकता अगर x का वैल्यू नहीं हो तो, क्योंकि x के वैल्यू के वजह से फेज शिफ्ट होगा। आपको पता है कि जब एंगल जीरो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे B1 एंगल डेल्टा हो गया और दूसरे एंड पे भी B1 एंगल डेल्टा रहेगा, तो पावर ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। और अगर कैपेसिटर आता है तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो चेंज होता है, और हमको पता है कि हायर एंगल से लोअर एंगल पावर ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर विथ स्टार साइड ग्राउंडेड द जीरो सीक्वेंस करंट। देखिए जीरो सीक्वेंस करंट जहाँ पे ग्राउंड होता है, जो साइड स्टार साइड ग्राउंड है तो स्टार साइड ही एग्जिस्ट करेगा। जिस साइड ग्राउंड होता है उसी साइड जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एग्जिस्ट इन द लाइन ऑन स्टार साइड। ठीक है, स्टार साइड ग्राउंड है इसलिए स्टार साइड एग्जिस्ट करेगा जीरो सीक्वेंस करंट, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थ्री फेज 33 किलोवोल्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रेटेड 1200 एम्पियर 2000 MVA, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज। इसमें पूछ रहा है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम। देखिए इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी इन MVA इज इक्वल टू होता है रूट थ्री इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इंटू रेटेड वोल्टेज। तो देखिए यहाँ से हम लोग को ये चीज़ निकालना है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। बाकी चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको IS मानते हैं तो IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MVA मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू रेटेड वोल्टेज। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है इसमें MVA और 33 kV एंड 2000 MVA दिया हुआ है, तो ये 2000 MVA हो गया, रूट थ्री इंटू रेटेड वोल्टेज दिया है 33 kV। ठीक है, ये MVA में है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 35 किलो एम्पियर, 35 किलो एम्पियर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, यही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 किलो एम्पियर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इम्पीडेंस 0.8 ओम सप्लाई ए रेजिस्टिव लोड ऑफ 500 एम्पियर 300 वोल्ट, द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। तो देखिए द सेंडिंग पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पता है पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है R/Z। ठीक है, R का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि दिया है वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, मतलब R इज इक्वल टू क्या होता है, B/I होता है। तो B यहाँ पे 300 है, I हो गया 500, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6 हो गया, और ये है किसका, R का वैल्यू यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.6 ओम। अब हमको पावर फैक्टर निकालने के लिए R तो मिल गया 0.6, अब Z चाहिए, तो Z कैसे निकालेंगे, Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू होता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R दिया है 0.6 का स्क्वायर प्लस X कितना दिया हुआ है 0.8 का स्क्वायर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस Z का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो अपना पावर फैक्टर निकल जाएगा, यानी 0.6। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6 तो आ गया, लेकिन ये लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे जो J 0.8 ओम है ये प्लस में है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, ये इंडक्टर का वैल्यू है। ठीक है, इंडक्टर का वैल्यू है XL, इसीलिए ये, और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर लैग करता है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0.6 लैगिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर जनरेटेड बाय टू प्लांट्स आर, P1 दिया हुआ है 50 मेगावाट, P2 दिया हुआ है 40 मेगावाट, B1 दिया है 0.001, B2 दिया हुआ है, B12 दिया हुआ है। देखिए पावर लॉस निकालने का एक फॉर्मूला होता है PL इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर B11 प्लस P2 का स्क्वायर B22 प्लस 2P1 P2 B12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। P1 का दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर हो जाएगा। B11 0.001 प्लस P2 दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 का स्क्वायर इंटू 0.0025 और प्लस 2 इंटू 50 इंटू 40 इंटू 0.00005। ये यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये माइनस है, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव में दिया हुआ है, मतलब -0.0005 होगा। तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.5 मेगावाट। तो ये आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरीज फैक्ट डिवाइस। सीरीज फैक्ट डिवाइस कौन सा है? देखिए TCAC नाम से ही क्लियर है, थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर, इसको बोलते हैं थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लीजिए क्लियरली दिख रहा है सीरीज कैपेसिटर, नाम में ही सीरीज है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। SBC का मतलब होता है, क्या होता है SBC का मतलब होता है स्टैटिक VAR कंपनसेटर, स्टैटिक VAR कंपनसेटर। ठीक है, ये VAR को कंपनसेट करता है। और जो स्टैटकम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। ये इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको स्टैटिक बोलते हैं, इसलिए तो इसको स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर बोलते हैं। और VAR कंपनसेशन डिवाइस भी बोला जाता है, VAR कंपनसेशन डिवाइस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वाट 240 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 180 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द बल्ब। पूछ रहा है कि जब 180 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं इस 100 वाट बल्ब को तो क्या आउटपुट होगा। देखिए पहले हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है V²/R। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू P²/V। P दिया हुआ है 100, V दिया हुआ है 240, तो जब 100 और 240 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 676 ओम, ये आ जाएगा किसका, रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। अब ये पूछ रहा है कि अगर उस बल्ब को 180 वोल्ट पे सप्लाई दें तो कितना आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग फिर इसको पावर निकाल लेंगे, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है V²/R। अब यहाँ पे जो पावर है वो 180 वोल्ट है, तो 180 का स्क्वायर अपॉन R कितना निकला 676। जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 56.25 वाट। तो ये किसके अप्रॉक्स है, 56 वाट के, यानी कि ऑप्शन ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट लाइन रिलेट द फॉलोइंग। देखिए ABCD पैरामीटर का क्या इक्वेशन होता है, इक्वेशन होता है V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2, I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो यहाँ पे क्या लिखा है V1 I1, जो ये V1 I1 है वो रिलेट कर रहे हैं V2 I2 से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा V1 I1 विथ V2 I2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ शंट रिएक्टर। देखिए शंट रिएक्टर्स का फंक्शन होता है फेरांटी इफेक्ट को कंट्रोल करना। अब फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट वो होता है जब लाइट लोड पे रिसीविंग एंड का वोल्टेज
ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज से, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, कब? जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। ये होता है लाइट लोड कंडीशन पे, जब लोड लाइटली हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शंट रिएक्टर होता है वो उसी का काम करता है, शंट रिएक्टर फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है रिसीविंग एंड पे उसको कम करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है टू कंट्रोल द स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज व्हेन लाइन इज लाइटली लोड। ठीक है, ओवर वोल्टेज मतलब ओवर वोल्टेज हो जाता है तो उससे उससे कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करता है शंट रिएक्टर। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। देखिए इसमें एक 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, शंट रिएक्टर, शंट कैपेसिटर और सीरीज रिएक्टर, सीरीज कैपेसिटर, इस चारों का फंक्शन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका हो गया शंट रिएक्टर। ठीक है, उसके बाद होता है सीरीज रिएक्टर, उसके बाद होता है सीरीज कैपेसिटर और शंट कैपेसिटर। इस चारों का क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए। तो शंट रिएक्टर को तो बता दिए कि ये फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब ओवर वोल्टेज हो जाता है लाइट लोड कंडीशन में तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है शंट रिएक्टर। जो सीरीज रिएक्टर होता है वो क्या करता है? तो सीरीज रिएक्टर जो होता है वो करंट रिपल को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करंट रिपल, करंट रिपल को रिड्यूस करने का काम करता है सीरीज रिएक्टर। सीरीज कैपेसिटर क्या करता है? जो सीरीज कैपेसिटर होता है वो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी, कैपेसिटी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ठीक है, कैसे इम्प्रूव करता है? जैसे कि आपको पता है कि पावर ट्रांसफर क्या होता है, पावर ट्रांसफर P इज इक्वल टू V1 V2 अपॉन XL साइन डेल्टा, ये होता है। तो इसमें सीरीज में जब आता है तो ये जो इंडक्टेंस है, जो रिएक्टेंस है, इसको माइनस कर देता है, XC आ जाता है यहाँ पे। इसकी वजह से रिएक्टेंस का वैल्यू, ओवरऑल रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है और पावर ट्रांसफर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज कैपेसिटर काम करता है। शंट कैपेसिटर क्या करता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का काम करता है। ठीक है, शंट कैपेसिटर। तो ये चारों का जो फंक्शन है वो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन 400 किलोमीटर लॉन्ग पावर लाइन विल बी मॉडल्ड एज। देखिए पीछे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एल एफ निकालना चाहिए। एल एफ, एल इंटू एफ, मतलब एल डिस्टेंस के लिए और एफ फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जब यहाँ पे एल एफ निकालेंगे तो 5 इंटू 400, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। हम लोग देखे थे कि अगर 50 इंटू 8 80 दैट इज 4000 किलो हर्ट्स, 4000 हर्ट्स किलोमीटर, अगर इससे कम होता है तो वो किसके कैटेगरी में आएगा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? शॉर्ट लाइन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम देयर इज अ डिफरेंस इन फेज वोल्टेज एट द टू एंड्स ऑफ लाइन ड्यू टू। देखिए रिएक्टेंस ऑफ द लाइन क्या ही होगा, क्योंकि इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर, फेज डिफरेंस की जब भी बात है तो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंस ऑफ लाइन, रिएक्टेंस ऑफ लाइन की वजह से फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रपुर पड़गे HVDC लाइन इज ऑपरेटेड बाई। तो देखिए ये लाइन HVDC लाइन ऑपरेट किया जाता है MSEB के द्वारा। MSEB मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा इस HVDC लाइन को ऑपरेट किया जाता है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशन वाइड सिंक्रोनस पावर ग्रिड इंटरकनेक्टिंग ऑल द 5 रीजनल ग्रिड्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन। देखिए जो 5 रीजनल ग्रिड्स हैं, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में। 5 ठो जो रीजनल ग्रिड्स है वो है नॉर्दर्न हो गया, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न
और साउदर्न। देखिए ये जो 5 ग्रिड्स है इसको 1960 में एसिंक्रोनसली कनेक्ट किया गया था बैक टू बैक, ठीक है, एसिंक्रोनस HVDC लिंक को। लेकिन इसका मतलब और इसको अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, पावर ट्रांसफ़र को एक्सचेंज करने में ज़्यादा इजी हो, इसके लिए 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 2013 को इंडियन गवर्नमेंट इस 5 ग्रिड को सिंक्रोनसली कनेक्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इस 5 जो रीजनल ग्रिड्स है इसको कब कनेक्ट किया गया था, तो 31 दिसंबर 2013। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2013 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ ए लॉन्ग टर्म एस्टिमेटेड अवेलेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म तक कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी रह सकता है, रहेगा। तो देखिए जो फोटोवोल्टाइक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है यही लॉन्ग टर्म तक रहेगा, और इसमें देखिए जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टाइक पीवी सेल, वो पीवी सेल सेमीकंडक्टर का बना होता है, ठीक है, और इससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पीवी सेल, और यही वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ज़्यादा टाइम तक एस्टिमेटेड अवेलेबिलिटी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादा टाइम तक ये रहेगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस विच बेस्ट डिस्क्राइब और डिफाइन बायोमास, कौन सा ज़्यादा बायोमास को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी कन्वर्टेड टू फ्यूल। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया एंड देयर वेस्ट, ठीक है, ये जो है ये ऑर्गेनिक मैटर में आता है और इसी को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्यूल में, ठीक है, इसी को प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर वेस्ट इसी को हम लोग फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर को फ्यूल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमास, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस विच बेस्ट डिस्क्राइब और डिफाइन जियोथर्मल एनर्जी। देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, इनसाइड जो हीट पृथ्वी के अंदर से प्रोड्यूस होता है उस हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, मोर सुटेबल ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ सोलर कलेक्टर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड, बहुत सारे सोलर प्लेट को या सोलर कलेक्टर को एक साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं सोलर एरे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर। देखिए विंड पावर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा होने की वजह से जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है वो कम होता है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस में ही ज़्यादा खर्च लग जाता है, इसलिए जो ये भी सब डिसएडवांटेज ही है, लार्ज लैंड एरिया रिक्वायर्ड, नॉइजी होता है, कोस्टल एरिया, ये सब डिसएडवांटेज ही है, लेकिन सबसे जो मोस्ट सूटेबल है वो ये है कि द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लेस, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सूटेबल है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस बेस्ड ऑन ड्रैग फोर्स। देखिए कोई भी जब एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो किसी भी डिवाइस पे होता है तो दो फोर्स जनरेट होते हैं, एक होता है ड्रैग फोर्स और दूसरा होता है लिफ्ट फोर्स, ठीक है, तो इसमें जो ड्रैग फोर्स होता है ये फ्लो जो डायरेक्शन होता है एयर के फ्लो का डायरेक्शन होता है उसी में फ्लो करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर, उसी डायरेक्शन में ये फोर्स काम करता है, और जो लिफ्ट फोर्स होता है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंड एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस बेस्ड ऑन ड्रैग फोर्स, तो क्या होगा इसमें, मूव फास्टर देन विंड, तो इसमें जो होता है वो स्लोअर देन विंड, ये जो मूव करता है वो स्लोअर देन विंड से स्लोअर मूव करता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ बाइपोलर लाइन इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, जो पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी होता है वो बाइपोलर हो या सिंगल लाइन हो, वो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेम एज द थ्री फेज सिंगल सर्किट लाइन। सिंगल सर्किट लाइन हो या बाइपोलर लाइन हो, दोनों के लिए जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होता है वो सेम होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लो पावर फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लांट इज अनइकोनॉमिकल फॉर। देखिए, लो पावर फैक्टर का जो भी होता है प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट, वो अनइकोनॉमिकल होता है। रीजन ये है कि लो पावर फैक्टर का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। लो पावर फैक्टर का क्या क्या डिसएडवांटेज है? पहला तो ये है कि लो पावर फैक्टर की वजह से करंट ज़्यादा चाहिए होता है, और करंट अगर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हाई करंट रेटिंग का इक्विपमेंट चाहिए। तो जो वो हाई करंट रेटिंग का इक्विपमेंट होगा वो कॉस्टली होता है। अगर वो कॉस्टली होगा तो फिर बहुत ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट दोनों इसमें लग जाता है। इसी के रीजन से लो पावर फैक्टर इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए अनइकोनॉमिकल होता है। देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई यहाँ पे पावर फैक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ से आई निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन वी कॉस फाई। ठीक है, तो पावर फैक्टर कॉस फाई होता है। अगर ये लो रहेगा तो करंट हाई चाहिए। ठीक है, करंट जब ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से, तो हाई करंट होगा। अगर मान लीजिए करंट ज़्यादा हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉस, जो कॉपर लॉस होता है, वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। करंट ज़्यादा तो कॉपर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, और जब लॉसेस ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब एफिशिएंसी कम हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर करंट ज़्यादा हो जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मतलब ओवरऑल लो पावर फैक्टर इंडस्ट्रियल के लिए क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बोथ ऑनर ऑफ द प्लांट एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई दोनों के लिए अनइकोनॉमिकल होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thermal generating station has an installed capacity of 15 megawatt and supply a load of 10 megawatt for 12 hours and 5 megawatt for remaining 12 hours. The plant capacity factor for this station. तो देखिए, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है वो होता है एक्चुअल एनर्जी इन किलोवाट आवर डिवाइड बाई टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना ज़्यादा कर सकता है ये, इन किलोवाट आवर। तो देखिए, एक्चुअल एनर्जी क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, तो 10 मेगावाट, 10 मेगावाट फॉर 12 आवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर निकालना है तो वाट लिख दिए 10 मेगावाट इंटू आवर 12, तो 12। ठीक है, प्लस 5 मेगावाट फॉर रिमेनिंग 12, तो 5 इंटू 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, 15 मेगावाट। 15 मेगावाट कितने घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर द CT secondary connection in the primary and the secondary winding of the transformer would be in the form of। देखिए, अगर पहला साइड डेल्टा स्टार में ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सेकेंड साइड जो भी कनेक्ट होगा, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होगा, वो स्टार डेल्टा होगा। ठीक है, डेल्टा स्टार है तो क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट यूज्ड इन आउटपुट सर्किट ऑफ स्टैटिक रिले।
देखिए स्टैटिक रिले के आउटपुट सर्किट में क्या कनेक्ट होता है, रेक्टिफायर होता है। तो रेक्टिफायर जो होता है वो किसके बना होता है, थैरिस्टर से बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज रिएक्टर आर यूज टू, सीरीज रिएक्टर किस लिए यूज किया जाता है। तो सीरीज रिएक्टर का काम क्या होता है, सीरीज रिएक्टर जो फॉल्ट लेवल होता है, फॉल्ट मतलब करंट, करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, फॉल्ट होता है तो उस करंट को यानी कि फॉल्ट लेवल को कम करने के लिए सीरीज रिएक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ स्विच ईयर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मे बी रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग बहुत कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग कभी भी एमवीए में नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो केवीए में आवा है 100 केवीए, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पे एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिले करेक्टरिस्टिक हैज क्लोजेस्ट रिसेंबल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज। देखिए फ्यूज का जो करेक्टरिस्टिक होता है वो एक्सट्रीमली इनवर्स करेक्टरिस्टिक होता है, यहाँ पे टाइम होता है और यहाँ पे करेंट होता है। ठीक है, और इसका करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे करंट कम होते जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एक्सट्रीमली इनवर्स करेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ए डिस्क इन इंडक्शन डिस्क टाइप ओवर करंट रिले। तो सबको पता है कि इंडक्शन डिस्क टाइप ओवर करंट रिले में एलिप्टिकल शेप में होता है डिस्क। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लिमिटिंग शॉर्ट सर्किट करंट डैश इज यूज्ड। तो क्या यूज होता है, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए रिएक्टर को यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज रेगुलेटर हैविंग डेड जीरो इफेक्ट। देखिए दो इफेक्ट होता है, एक होता है लाइव जीरो, एक होता है डेड जीरो। तो लाइव जीरो वहाँ पे देखने को मिलता है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है और उसका आउटपुट जीरो आता है तो उसको हम लोग लाइव जीरो इफेक्ट बोलते हैं, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दे, मतलब फेल कर जाए इंस्ट्रूमेंट, और उस टाइम जो आउटपुट जीरो आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेड जीरो। ठीक है, तो ये जो डेड जीरो इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर आर। स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर कौन कौन सा होता है। देखिए स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर वो वोल्टेज रेगुलेटर है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांसफार्मर हो गया, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक एम्पलीफायर ईटीसी। इस टाइप के जो भी वोल्टेज रेगुलेटर हैं वो क्या है, स्टैटिक है, इनमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, और मूविंग पार्ट नहीं होता है इसलिए ये क्या है, इनमें कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ये अच्छे एफिशिएंट माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे के सारे स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी जो 35 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें कि आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।